चैप्टर 14 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। जिस बच्चे ने ये वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अब कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी हुए जिसमें क्रांतिकारी आए और क्रांतिकारियों ने क्या भाई हथियारों का यूज़ किया आज़ादी पाने के लिए। ठीक है, बंदूकों का, हथियारों का यूज़ किया। ठीक है, शक्ति का प्रयोग किया आज़ादी पाने के लिए। ठीक है, उनके कुछ प्रयास थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द रेडिकल माइंडेड इंडियंस वर अपसेट व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन। जो रेडिकल माइंडेड थे यानी कि जो उग्र स्वभाव के लोग थे, वो क्या हो गए भाई, अपसेट हो गए। क्यों हो गए? जब गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने, अब जो रेडिकल लोग थे, क्या उन्होंने डिसाइड किया? दे डिसाइडेड टू लूट द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम द ट्रेन फॉर बाइंग वेपन्स। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम जो गवर्नमेंट है उसका जो कैश है, खजाना है, उसको हम लूटेंगे। बाइंग वेपन, वेपन खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। मैनी ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड ट्राइड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। उसमें उनमें से कई क्या भाई अरेस्ट कर लिए गए और उन पे क्या क्या काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन कानपुर बाय राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज वेल नोन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ दिस ग्रुप। तो क्या बनाया भाई, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसके ग्रुप का नाम दिया सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसमें कानपुर में ग्रुप बनाया, उसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, काकोरी एक जगह का नाम है, उसमें ट्रेन रॉबरी की, ट्रेन में जो अंग्रेज़ों का एक तरह से खजाना जा रहा था, ठीक है, उन्होंने उस खजाने को लूट लिया। और ये जो रॉबरी थी, ये किसके नाम से मशहूर हुई? काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से ये मशहूर हुई। उसके अलावा है जुगंतर पार्टी स्टार्टेड बाय अरबिंदो घोष प्लान एंड आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऐसे ही एक जुगंतर पार्टी थी, अरबिंदो घोष ने जिसको बनाया था, और उन्होंने भी ये प्लान किया था कि अब हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, आर्म रिवोल्ट करेंगे, हथियारों का प्रयोग करेंगे आज़ादी पाने के लिए। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की। इन लाहौर भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु assassinated पुलिस कमिश्नर सैंडर्स हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय डेथ। अब देखो, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, आपको याद होगा, वे अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया था और उनकी जो डेथ हो गई थी, हमने पढ़ा था पीछे। और तो भगत सिंह, 1928 की बात है, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने क्या किया भाई, जिसने वो मतलब एक तरह से सैंडर्स को उन्होंने क्या कर दिया भाई, उसकी गोली मारकर क्या कर दी भाई, हत्या कर दी, क्योंकि सैंडर्स ने ही लाठीचार्ज करवाया था। तो सैंडर्स की जो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ए बॉम्ब वाज थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड टू डेथ इन 1931 इन लाहौर। अब उन्होंने क्या किया अभी, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों नौजवान क्या गए भाई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, जैसे हमारी संसद है वहाँ पर गए, और उन्होंने क्या कर दिया, एक बम फोड़ दिया वहाँ पे। और ये बम लोगों को मार लेकिन नहीं फोड़ा था उन्होंने, ये सिर्फ एक दिखावे के लिए उन्होंने बम फोड़ा था। वो दिखाना चाहते थे अंग्रेजी सरकार को कि अब इंडियंस जाग गए हैं और आपको यहाँ से क्या करना भाई, जाना पड़ेगा। तो तो उनको पकड़ लिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। फांसी की सज़ा 1931 में उनको लाहौर में फांसी की सज़ा दे दी गई। इस पे भगत सिंह पे तो कई फिल्में भी बनी हैं, आपने देखी भी होंगी। सम अदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर
इंडिया हाउस मदन लाल ढींगरा ने बनाया था ये। गदर पार्टी ये लाला हरदयाल ने बनाई थी। एंड बर्लिन पार्टी ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। ये भी क्या थे भाई, क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे जो हथियारों के माध्यम से आज़ादी पाना चाहते थे। और उसके बाद है भाई, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सिविल डिसओबीडेंस movement, Gandhiji withdrew from active politics. He started working for upliftment of Harijans. अब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के बाद जब उन्होंने वापस लिया, उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए वो गांधी जी, और उन्होंने किसके लिए काम करना शुरू कर दिया, हरिजन्स के लिए, दलित लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक एक्ट लेकर आए अंग्रेज। क्या था इसमें पढ़ेंगे, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सम मोर रिफॉर्म टू पैसिफाई इंडियंस। इसे जो एक्ट में और कुछ सुधार किए गए इंडियंस को शांत करने के लिए, क्योंकि आंदोलन अब बहुत ज़्यादा होने लगे थे। द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और जो पूरे मतलब आप ये लगाओ कि पूरे इंडिया का जो हेड था वो कौन था, गवर्नर जनरल था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। ही कंटिन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी, सुप्रीम पावर थी। द मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फेडरेशन हैज़ ऑटोनोमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू दैम। और जो मेंबर्स ऑफ स्टेट थे उन फेडरेशन के, उनको भी कुछ क्या थी भाई, पावर्स दी गई थी। द सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड रेलवेज। और जो सेंटर के पास था उसके पास क्या क्या पावर थी, डिफेंस की पावर थी, एक्सटर्नल अफेयर थी, और रेलवे, ये सब सेंटर के अंडर था। ए फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। और फेडरल कोर्ट बनाई गई किसके लिए, स्पेशल कोर्ट बनाई गई प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट के लिए। प्रोविंसेस का मतलब अंग्रेज़ों ने भी क्या भाई स्टेट्स में बांट रखा था पूरे इंडिया को, और प्रिंसली स्टेट वो थी जो मतलब किसी राजा के अंडर थी, ठीक है, उसमें भी अंग्रेज़ों ने फेडरल कोर्ट बना दी। अब आगे है इसमें, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रोपोजल। और कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसे मतलब इस एक्ट को क्या कर दिया, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, अलोंग विद अदर पार्टीज एंड द प्रिंसली स्टेट। और दूसरी पार्टियों ने भी, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे यानी कि लोकल जो राजा थे, उन्होंने भी मना कर दिया इसके लिए। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1939 में। द ब्रिटिश ड्रैग्ड इनटू द वार टू सेटिस्फाई देयर ओन imperialist एम्बिशन। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी इंडिया को इसमें झोंक दिया, इंडिया मतलब इंडिया के सैनिकों को भी वहाँ भेजा गया। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग। और एंटी ब्रिटिश के खिलाफ सभी लोग ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करने लगे, और पूरे ये मतलब उफान पे आ गया ये आंदोलन। इन 1942 और 1942 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू एनलिस्ट टोटल कोऑपरेशन ऑफ इंडियन नेशनल Congress during the Second World War, but the mission failed as demand for complete independence and self-government after the वार वर रिजेक्टेड। अब देखो क्या भाई, उन्होंने फिर ब्रिटेन ने क्या किया भाई, अब एक वो भेजा, क्या बोलते हैं, एक मिशन बना के भेजा, एक क्रिप मिशन कह दिया उसको, कुछ लोगों की टीम बनाकर भेजी, और जो कोऑपरेशन चाहती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। मगर वो हमारे जो देश ने क्या कहा भाई, हमें तो क्या चाहिए भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे ये हमने मांग रख दी। लेट अस नाउ लुक एट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस रिफॉर्म वी हैव स्टडीड। अब हम ये इसने एक टेबल बना रखा है, इस पे इसने कंपैरिजन दे रखा है कि कौन कौन से रिफॉर्म किए गए। सबसे पहले क्या था, मोरले मिंटो रिफॉर्म, फिर मॉन्टेगो चेस्फोर्ड रिफॉर्म, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसने थोड़ा सा इसके टेबल बना रखा है। फर्स्ट टू अटैम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन इंडिया। इस रिफॉर्म में क्या किया गया था, मोरले मिंटो रिफॉर्म में सबसे पहले क्या भी इंडियन के लोगों को थोड़ी बहुत भागीदारी दी गई थी। इट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द साइज एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल एंड सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल।
लेवल्स। और इसमें कुछ चेंज किए गए, कहाँ कहाँ पे उनके कामों में चेंज किए गए, जैसे कि सेंट्रल लेवल और जो प्रोविंशियल लेवल थे, जो यानी कि स्टेट्स थी, उनमें कुछ काम करने के तरीके बदले गए। सेपरेट इलेक्टोरेट वर ग्रांटेड टू द मुस्लिम, और मुस्लिम को अलग से कुछ सीटें दी गई, उनकी सीटें रिजर्व कर दी गई कि इन सीटों पर जो चुनाव है वो मुस्लिम ही लड़ सकते हैं। मतलब कि उनको स्पेशल कुछ सीटें दे दी गई मुस्लिम को, ठीक है। दूसरे में क्या है, मोंटेगो रिफॉर्म में क्या हुआ भाई, डायरकी was introduced at the provincial level. Diarchy means a dual set of government। और जो स्टेट्स थी अंग्रेज़ों की, जो स्टेट्स में बांट रखा था प्रोविंशियल लेवल, उस पर क्या कर दिया भाई, दो तरह की सरकारें बना दी गई। क्योंकि हर एक जो स्टेट का क्या होता था भाई, एक गवर्नर होता था, कुछ रूल गवर्नर बनाएगा और कुछ उस स्टेट को दे दिए गए रूल बनाने के लिए। इसी को बोलते हैं हम ड्यूल गवर्नमेंट, यानी कि दो गवर्नमेंट होंगी। कुछ रूल तो गवर्नर बनाएगा और कुछ रूल क्या बना देगा, वहाँ की स्टेट बना देगी, वो जो प्रोविंशियल स्टेट है वो बना देगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको ड्यूल कहा गया, ड्यूल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मेड ए प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और जो इसके सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए गए, इसको भागों में बांट दिया गया। सेंट्रल के जो अलग सब्जेक्ट कर दिए गए और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे वो अलग, यानी कि स्टेट्स के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए। द एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जो कानून बनाता था पूरे देश के लिए, उसको बाई कैमरल कर दिया गया, यानी कि जैसे कि हमारा अब होता है लोकसभा राज्यसभा, उस तरह का सिस्टम बना दिया गया। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और पब्लिक सर्विस कमीशंस इंडिया में भी लाया गया। उसके बाद आ गया भाई तीसरा एक्ट था हमारा, जो तीसरा रिफॉर्म हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। द ग्रांट ऑफ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड एंडिंग द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब क्या किया भाई, जो इसमें ड्यूल जो सिस्टम था उसको ख़त्म करके जो प्रोविंसेस थी उसको ऑटोनॉमी दी गई अब बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि अब स्टेट ही अपने लिए कुछ नियम कानून बना सकता है। मतलब अब स्टेट ही एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा उस प्रोविंस का। द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, और इलेक्शन अब शुरू कर दिए गए, अब डायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिए गए। मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वाज अल्टर्ड सो एज टू include any number of elected Indian representatives who were now able to secure majority and appointed to form government। अब मेंबरशिप भी जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसमें पहले क्या थी, जो मेंबर थे वो लिमिटेड थे, अब उसको भी बढ़ा दिया गया। अब लोग क्या भाई इलेक्शन लड़ने लगे और अपनी मतलब उसमें सरकार मतलब बनाने में अपनी भूमिका निभाने लगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, यानी कि हर एक प्रोविंस के लिए एक फेडरल कोर्ट बनाई गई। अब आते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हिंदी में बोलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। यही भाई गांधी जी ने एक नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि ये किस नाम से मशहूर हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस वाज बैंड, अंग्रेजों को कहा गया कि आप भारत छोड़ो। कांग्रेस वाज बैंड एंड द पुलिस एंड आर्मी वर ब्रॉट आउट टू सप्रेस द मूवमेंट। जो कांग्रेस को बैन कर दिया गया पार्टी को, और पुलिस और आर्मी ने क्या किया भाई, इस मूवमेंट को, आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन आया था वो फेल हो गया था, एक तरह से लोगों ने मना कर दिया था उसके लिए। इट बिकम ऑब्वियस डैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। और इससे ये बात क्लियर हो गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया को आज़ादी नहीं देगी। पहले उन्होंने वादा किया था भी जो वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम आपको आज़ाद नहीं करेंगे। गांधी जी फियर डैट जापान में अटैक द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। गांधी जी को ये डर था कि जापान कहीं इंडिया
पे अटैक ना कर दे। हैंस ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया, इसलिए वो चाहते थे कि आप अंग्रेजों से चाहते थे कि आप अब यहाँ मतलब इंडिया को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। गांधी जी गेव द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर ऑन अगस्त 8 1942 बाय लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी ने अपना लास्ट जो ब्लो था, यानी कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए लास्ट उन्होंने एक वो किया और उसको दिया नाम क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। इट वाज ए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस। और ये क्या था, एक तरह से सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था, यानी कि सरकार की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, उसका कोई भी आज्ञा नहीं मानी जाएगी। और ठीक है, गांधी जी की कॉल पर सारा देश जाग उठा और उन्होंने क्या, इमीडिएट इंडिपेंडेंस की, हमें तुरंत ही आज़ाद किया जाए, सारे देश ने ये आंदोलन शुरू कर दिया। विद इन 24 आवर्स गांधी जी एंड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। 24 घंटे के अंदर अंदर ही गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी लीडर, मुख्य मुख्य लीडर थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी मंत्रा ऑफ डू और डाई इंस्पायर्ड थाउजेंड ऑफ पीपल। गांधी जी ने मंत्र दिया, करो या मरो, ये लास्ट चांस है हमारा, या तो करो या मरो। तो डू और डाई का उन्होंने नारा दिया, इससे हजारों लोगों को इंस्पिरेशन मिली। द ब्रिटिशर्स वर infuriated, the police and army waged brutal terror on पीपल। इससे अंग्रेज क्या हो गए, बिल्कुल ही मतलब एक तरह से खिंच गए वो, और उन्होंने, पुलिस ने और आर्मी ने हमारे लोगों पर बहुत ही क्या किया भाई, एक तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद है भाई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस emerged एज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द पीरियड। सुभाष चंद्र बोस भी उस टाइम के एक बहुत मुख्य नेता थे। ही वॉज ready to join hands with enemies of British like Germany and Japan to get the British out of India। उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी, वो अंग्रेज़ों के दुश्मन जो थे उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते थे। अंग्रेज़ों के दुश्मन उस टाइम थे जर्मनी और जापान। वो जर्मनी और जापान के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को मतलब यहाँ से निकालना चाहते थे। यू गेव मी ए ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज द स्लोगन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक नारा दिया था, यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो का मतलब तुम बलिदान दो, बलिदान देने से ही आपको आज़ादी मिलेगी। ये उनका नारा था। ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश डिटेंशन एंड वेंट abroad to seek help for the cause of इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। उनको भाई अंग्रेजों ने डिटेन कर रखा मतलब एक तरह से कैद कर रखा था। वो वहाँ से चालाकी से वहाँ से निकल गए उनकी कैद से और विदेश पहुँच गए, और वहाँ पर उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस वाज हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी डैट हैज़ बिन इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहन सिंह। अब मोहन सिंह ने बाहर विदेश में क्या बना रखी थी भाई, इंडियन नेशनल आर्मी बना रखी थी। वो आर्मी अब उन किसको हैंड ओवर कर दी गई, सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दी गई। उन्हें उस आर्मी का मुख्य नेता मान लिया गया। बोस रीऑर्गेनाइज्ड इट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और मतलब सुभाष चंद्र बोस ने उस आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से बनाया, और किसके लिए, अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द ट्राई कलर। और इनका झंडा क्या था, हमारी इंडियन आर्मी का, इंडियन नेशनल आर्मी का तिरंगा झंडा था। बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड। और उनको क्या कर दिया भाई, उनको अरेस्ट कर लिया गया उन सैनिकों को, और उनको सज़ा दी गई। ये देखो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये इनकी क्या है, आर्मी, ये इंडियन नेशनल आर्मी है, और ये इनकी एक तस्वीर दिखा रखी है। उसके बाद है भाई टुवर्ड इंडिपेंडेंस। द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड इन 1945। 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एटले ऑफ लेबर पार्टी केम इन पावर ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन में क्या भाई, नई पार्टी आ गई पावर में, वहाँ के प्रधानमंत्री अब नए बन गए। ही वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड द डिमांड ऑफ द इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। और वो क्या थे भाई, उनकी सिंपैथी हमारी इंडियंस के साथ थी, वो इंडिया को फ्री करना चाहते थे। एक कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946। वहाँ से इंग्लैंड से एक कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में
एक कैबिनेट बनाकर इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटीरियम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या किया, अभी एक प्रपोजल दिया कि इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटीरियम गवर्नमेंट, और मुस्लिम लीग ने जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए साफ मना कर दिया। दे डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, और उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी ने अलग से देश मांग लिया, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन द वायसराय ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड ए प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर एक प्लान लेकर आए इंडिया को दो हिस्सों में बांटने का, इंडिया और पाकिस्तान में। गांधी जी एंड द अदर इंडियन लीडर डिड नॉट अप्रूव फॉर दिस प्लान, गांधी जी और दूसरे लीडर इस प्लान को नहीं मानना चाहते थे, बट हैड नो चॉइस, मगर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट to accept the partition due to widespread riots in different part of the country। उनको ये निर्णय मानना ही पड़ा, बंटवारे का निर्णय मानना ही पड़ा। दो देश बन गए भारत और पाकिस्तान, उनको ये मानना ही पड़ा, क्योंकि पूरे देश में क्या हो गया भाई, एक दंगे होने शुरू हो गए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो अलग मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।